अब 1941 से 1951 के बीच में भारत आज़ाद होता है, भारत में संविधान लागू होता है और भारत में पहली कैबिनेट बन जाती है। अब 1951 की जनगणना होनी है। 1951 की जनगणना में भारत की सरकार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार है, वो ये फैसला करती है कि जनगणना के बाकी सवाल तो हम पूछेंगे, लेकिन जो कास्ट का सवाल है इसको हम नहीं पूछेंगे। 1951 पहली जनगणना है भारत के जनगणना के इतिहास में जिसमें सरकार ये फैसला करती है कि हम जनगणना से जुड़ा हुआ कोई, जाति से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न इस जनगणना में नहीं पूछेंगे। इसके पीछे तर्क क्या था? तर्क उस समय की सरकार का ये था कि हम एक मॉडर्न जो डेमोक्रेसी है उसमें जा रहे हैं, आधुनिकता में जा रहे हैं, नए समय में जा रहे हैं, नए लोकतंत्र में जा रहे हैं। तो कास्ट का जो क्वेश्चन है इसको हम पीछे छोड़ देते हैं। हम मान के चलते हैं कि अब एक नागरिक की पहचान है, जो भारतीय पहचान है, वो सबसे महत्वपूर्ण पहचान होगी और कास्ट की पहचान धीरे धीरे पीछे चली जाएगी। तो हम कास्ट की गिनती नहीं करते हैं। तो 1951 में भारत सरकार के इस फैसले के बाद भारत में कास्ट सेंसस का चलन बंद हो जाता है। लेकिन ये कहना पूरी तरह से सच नहीं है। इसमें आपको मैं अपने ही सेंटेंस का एक क्वालिफायर दे रहा हूं। भारत सरकार ने यह फैसला किया तो कि कास्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कास्ट की गिनती बंद हो गई। सरकार ने फैसला किया कि एससी और एसटी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाएगा। हर जो जनगणना का कर्मी आएगा वो जाएगा, ये प्रश्न पूछेगा कि आप एससी एसटी हैं कि नहीं है, और उसके बाद उनकी कैटेगरी पूछी जाएगी। तो जाति की जनगणना भारत में कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुई। एससी एसटी की गिनती अभी भी होती है और इस साल जो जनगणना होने वाली है इसमें भी एससी और एसटी का सवाल पूछा जाएगा। तो कंटिन्यूअसली आप कास्ट का क्वेश्चन पूरी तरह से आप सेट असाइड नहीं करते हैं, आप सिलेक्टिवली कास्ट का सवाल पूछते हैं। तो अब आपको ये चौथा वाटरशेड ईयर है जबकि जनगणना से जुड़ा हुआ एक बड़ा बदलाव हो जाता है और सारी जातियों की गिनती बंद हो जाती है 1951 में। इसके बाद 1951 आता है, फिर 1961 आता है, 1971 आता है। इस बीच में एक चीज और हो जाती है, जो संविधान में आर्टिकल 340 है, जिसमें कि ये कहा गया है कि एक केंद्र सरकार, जो सरकार है, वो एक आयोग का गठन करेगी जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का पता लगाएगी और उनसे जुड़ी हुई नीतियां बनाएगी। 340 आर्टिकल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो उनको देखना चाहिए कि आर्टिकल 340 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आया है उससे जुड़ी हुई डिबेट आप देखेंगे तो 340 बाबा साहब ने कितना एफर्ट किया। और बाबा साहब का बल्कि आप और ज्यादा कुछ मत देखिए, बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर जो हर जगह मौजूद है, उनके वॉल्यूम में भी और वेबसाइट पे भी, उसको पढ़िए। बाबा साहब ने अपने रेजिग्नेशन की जो 3 वजहें बताई थी उसमें से दूसरी वजह जो है वो वजह बताते हैं कि हमने आर्टिकल 340 तो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया, मैं कैबिनेट का मेंबर हूं, मैं लॉ मिनिस्टर हूं और मैं इस लॉ मिनिस्ट्री में रहते हुए भी ओबीसी जो बैकवर्ड क्लासेस से जुड़ी हुई सरकार की पॉलिसी है उसको मैं बना नहीं पा रहा हूं, सरकार गठन नहीं कर रही है पिछड़ा वर्ग आयोग का, और इसकी वजह से मैं इस्तीफा देता हूं। तो बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों के लिए इस्तीफा दिया। हिंदी कोड बिल इसकी दूसरी वजह थी। तो बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि बाबा साहब ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए इस्तीफा दिया है। जो 3 वजह हैं उसमें दूसरी सबसे बड़ी वजह उन्होंने बताई है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नहीं। बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर कोई ऐसी चीज नहीं जो छुपा हुआ है, कोई भी आदमी इसको पढ़ सकता है और देख सकता है कि उन्होंने आर्टिकल 340 और ओबीसी के लिए क्या किया है। बाबा साहब ने, कोई भी अगर प्रश्न पूछे आपसे कि बाबा साहब ने ओबीसी के लिए क्या किया, तो आप कहना चाहिए कि आप बाबा साहब का रेजिग्नेशन लेटर पढ़िए। उन्होंने लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा दिया ओबीसी के लिए, इस देश के पिछड़ों के लिए। वो बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, वो उनकी कल्पना में सारा देश था। वो अपनी जात या शेड्यूल कास्ट या इससे और या मुसलमान तक सीमित नहीं थे या माइनॉरिटी तक, वो सबको साथ लेकर चलने की उनकी परिकल्पना थी। खैर, जनगणना पर लौटते हैं। तो इस बीच में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनता है काका कालेलकर के अध्यक्षता में, और वो ऐसी रिपोर्ट देता है जिसकी वजह से ओबीसी रिजर्वेशन लागू नहीं हो पाता है और उनके पास जाति का आंकड़ा नहीं अवेलेबल है, तो किसी तरह से घुमा फिरा कर एक रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग इस बीच में बनता है और जनगणना न होने के कारण कोई ठोस आंकड़ा नहीं होता है। अब इसके बाद एक वर्ष आता है जनगणना का 1981 का। इस बीच में एक चीज और होती है कि जनता पार्टी की देश में सरकार बनती है, कांग्रेस, इंदिरा गांधी हारती हैं और जो
मोरारजी भाई और उसके बाद चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। इस सरकार ने एक फैसला किया कि हमको दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाना है, तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होता है। बीपी मंडल उसके चेयरपर्सन बनते हैं और इसको मंडल कमीशन के नाम से देश जानता है, जिसकी वजह से इस देश में आज की तारीख में करीब करीब समझिए कि 50 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिली है ओबीसी को मंडल कमीशन की वजह से, और करोड़ों से ज़्यादा विद्यार्थी इस समय अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। वो मंडल कमीशन का योगदान है 340 आर्टिकल से जो निकला है। तो मंडल कमीशन का गठन होता है, मंडल कमीशन अपना कार्य शुरू करता है। प्रोएक्टिवली कांग्रेस ने मंडल कमीशन का जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें काम नहीं किया, लेकिन होने दिया। तो पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस के शासनकाल में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को बीपी मंडल अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं। इस रिपोर्ट में बिल्कुल शुरुआत के ही 2-3 पन्ने के अंदर आप देखेंगे तो बीपी मंडल ये लिखते हैं और मंडल कमीशन ये लिखता है कि जाति जनगणना नहीं होने की वजह से हमारे पास जातियों के आंकड़े नहीं थे और इस वजह से हमें इस रिपोर्ट को लिखने में काफ़ी दिक्कत हुई। हमारे पास ठोस आंकड़े नहीं थे, हमको 1931 के आंकड़ों के आधार पर काम करना पड़ा, कई सारे छोटे मोटे सर्वे के आधार पर काम करना पड़ा, क्योंकि आपके पास ओबीसी को लेकर, पिछड़ा वर्ग को लेकर पॉलिसी तो है लेकिन पिछड़ा वर्ग के आंकड़े नहीं हैं। मंडल कमीशन ने यह सिफारिश की कि अगली जो भी जनगणना हो उसमें आपको जो तमाम जातियों के आंकड़े आपको इकट्ठा कर लेने चाहिए, जाति की जनगणना करानी चाहिए। तो देखिए मैंने आपको बताया कि किस तरह से कौन कौन सा वर्ष महत्वपूर्ण है। 1878, फिर 1881, फिर 1931, फिर 1951, फिर आपको 1991 का वर्ष आता है। तो 1991 का वर्ष एक ऐसा वर्ष है जिसमें कि जाति की जनगणना करा लेने का एक मौका था, जिसमें कि जाति की जनगणना कराई जा सकती थी। लेकिन उससे ठीक पहले वीपी सिंह मंडल कमीशन की रिपोर्ट का वो हिस्सा लागू करते हैं कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण दिया जाएगा, और पूरे देश में बहुत उथल पुथल मचती है और 1991 की जनगणना में ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कास्ट का सेंसस कराया जा सके। तो 1991 आपका फिर निकल गया। ये हिस्ट्री की टाइमलाइन है, मैं आपको एक एक हिस्टोरिकल ईयर और उसका इपॉक बता रहा हूँ कि किस तरह से दिस थिंग प्रोग्रेस्ड एक्चुअली। तो इसके बाद का आपका पीरियड आता है 2001 की जनगणना। 2001 की जनगणना में ये संभव था कि जाति की जनगणना करा ली जाए, क्योंकि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को सरकार मान चुकी थी और ये सरकार का मैंडेट था कि जाति की जनगणना इसके बाद आपको करा लेनी चाहिए। लेकिन इससे पहले क्या होता है कि देवेगौड़ा और गुजराल की सरकारें आती हैं। एचडी देवेगौड़ा की सरकार अपने छोटे से कार्यकाल में कैबिनेट की एक बैठक करती है और ये फैसला करती है कि अगली जो जनगणना होगी 2001 की, इसमें हम कास्ट का सेंसस करेंगे। ये कैबिनेट का फैसला हो जाता है। भारत सरकार का फैसला होता है, चाहे वो बदलती रहे, कोई और सरकार आए जाए। तो भारत सरकार ने फैसला कर लिया कि कास्ट सेंसस होगा। ये नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट्स पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। लेकिन 2001 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आ जाती है। याद कीजिए 13 दिन की एक सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी की, जिस सरकार को मालूम है कि हमारा पतन हो जाना है, क्योंकि बहुमत उस सरकार के पास नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उनको बुला लिया जाता है। 13 दिन की सरकार कुल मिलाकर सिर्फ 8 फैसले करती है, जिसमें एनरॉन का फैसला है, दाभोल पावर प्लांट का, और कई सारे और फैसले हैं। उन फैसलों में, कुल 8 फैसलों में एक फैसला यह है कि कास्ट सेंसस नहीं होगा। आप समझ लीजिए कि ओबीसी कास्ट सेंसस को लेकर कितना सतर्क है और कितना अलर्ट है, और उसको लेकर उसका कितना विरोध है कि जो सरकार 13 दिन के लिए आई है वो सरकार भी ये फैसला करके जाती है कि हमको कास्ट का सेंसस नहीं कराना। वाजपेयी की सरकार ये फैसला करती है और देवेगौड़ा सरकार के फैसले को पलट देती है। और उस समय लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे भारत के, और उन्होंने ये फैसला किया कि कास्ट सेंसस नहीं कराएंगे। सेंसस हमेशा होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। तो इस तरह से 2001 का भी वर्ष निकल गया। तो आपको देखिए कि मंडल कमीशन के बाद, जनगणना के बाद जनगणना होती जा रही है, उसके बगैर आपको पॉलिसीज बनते जा रही है। ओबीसी डेवलपमेंट फंड आ गया, केंद्र सरकार ओबीसी के डेवलपमेंट के लिए राज्यों को पैसा दे रही है, लेकिन ओबीसी का आंकड़ा ही नहीं, ओबीसी के कितने हैं पता ही नहीं है। किस राज्य को ओबीसी का कितना पैसा देना है कोई जानकारी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, आज भी नहीं है। ओबीसी को कितनी स्कॉलरशिप देनी है आपको नहीं मालूम, क्योंकि ओबीसी के कितने विद्यार्थी हैं आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने पूछा ही नहीं है अभी तक कि ओबीसी कितने हैं और उसके में कितने ग्रेजुएट हैं, हायर एजुकेशन के लिए कितने लोगों को स्कॉलरशिप देनी है, कुछ भी नहीं पता है। तो पॉलिसीज पर पॉलिसीज बनी जा रही हैं, लेकिन बगैर आंकड़े के। मतलब जैसे आप एक समझिए कि एक टनल में आप हैं, एक सुरंग में हैं जिसमें कोई रोशनी नहीं है, लेकिन आपको चलना है। तो ये 2001 का वर्ष है, ये भी निकल गया। मैंने आपको बताया किस तरह से
वाजपेयी गवर्नमेंट की वजह से, वाजपेयी के समय में ही वो जनगणना होती है, 2001 की, उस समय वाजपेयी जी की सरकार।